केमिस्ट्री में पिछली क्लासों में अपन ने लिया था कि किस प्रकार से संकुल यौगिक का निर्माण होता है। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में बॉन्ड किस तरह से बनता है। इसकी अपन ने वर्नर थ्योरी पिछली क्लासों में डिस्कस की थी। वर्नर के अनुसार था कि कोई सा भी संकुल जब बनता है तो दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है, द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या पर आधारित होती है। केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या के बराबर ही द्वितीयक संयोजकता का मान होता है, जिसे लिगैंड या तो ऋणायन या उदासीन अणु पूर्ण कर सकता है। जबकि प्राथमिक संयोजकता जो आयनिक प्रकार की होती है उसे सदैव ऋणायन ही पूर्ण करता है। फिर उसके जब अपन ने डिफेक्ट्स पढ़े थे तो ये था कि इसके द्वारा संकुल की ज्यामिति, रंग, चुंबकीय गुण आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब इन कमियों को दूर करने के लिए अगला सिद्धांत पॉलिंग ने दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। आज अपन संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि केंद्रीय धातु परमाणु पहले संकरण में भाग लेता है और समन्वय संख्या के अनुसार नए संकृत कक्षकों का निर्माण करता है। संकरण का जो प्रकार होगा उसी पर उसकी ज्यामिति निर्भर करती है। फिर अपन ने अलग अलग संकरण के प्रकार देखे थे, sp, sp2, dsp2, sp3, sp3d, sp3d2, d2sp3 और sp3d3। इन सभी पाई बंध सिद्धांत, पृष्ठ बंध सिद्धांत, बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक प्रभाव। जब भी कोई संकुल बनता है जिसमें कि ऐसे लिगैंड धातु आयन के साथ में बंध बनाते हैं जिसमें खुद में पाई बॉन्ड उपस्थित हो, जैसे CO, कार्बोनिल, NO इत्यादि, तो पाई बॉन्ड सिद्धांत के अंतर्गत देखिए क्या होता है। जब कार्बोनिल धातु आयन के साथ में बंध बनाता है तो कार्बोनिल का कार्बन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन धातु आयन को देता है और धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए धातु आयन अपने डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और बंध बनाता है। तो देखिए निकल कार्बोनिल की संरचना। निकल कार्बोनिल में निकल के साथ में 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं। कार्बोनिल संकुल निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में भी स्थायी होते हैं। क्वेश्चन आता है, कार्बोनिल संकुल का स्थायित्व किस कारण से होता है? तो इसका मेन कारण है बैक बॉन्डिंग, पश्च बंध। कार्बोनिल संकुल निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में भी स्थायी होने का मुख्य कारण है पश्च बंध का निर्माण। लिगैंड के लॉन पेयर द्वारा धातु आयन के साथ में उप सहसंयोजक बंध सिग्मा बंध का निर्माण होता है। उच्च ऋणावेश को कम करने के लिए धातु के पूर्ण भरे डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल लिगैंड के विपरीत बंधी पी कक्षकों पाई स्टार में स्थानांतरित होकर पाई बंध का निर्माण होता है और इस पाई बंध को बैक बॉन्ड कहा जाता है और इस बंध के कारण से कार्बोनिल यौगिक स्थायी होते हैं। इस प्रभाव को पश्चबंध प्रभाव या सिनर्जिक प्रभाव भी कहा जाता है। इसकी पुष्टि MC बंध की बंध लंबाई से होता है। तो कार्बोनिल के अंदर कार्बोनिल का कार्बन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन धातु आयन को देगा और सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण से स्टेबिलिटी को
स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, परंतु अब धातु आयन क्या करेगा, अपने भरे हुए डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट करके उल्टा धातु आयन अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दे रहा है। तो यहाँ पर मेटल टू लिगेंड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड के बाद जो दूसरा बंध बनता है उसे पाई बॉन्ड कहा जाता है। इस कारण से इसे बैक पाई बॉन्ड कहा जाता है। इसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। इसे अपन अलग अलग डायग्राम, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए डायग्राम देखिए, धातु आयन M, इस पर चारों तरफ भरे हुए डी ऑर्बिटल बने हुए हैं और एक बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड के लिए। कार्बोनिल के पास में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो कार्बोनिल के लंबवत स्थित है, वहां पर इस तरह से देखो। ये जो डायग्राम है ये एग्जाम में बनाना होता है। बैक पाई बॉन्डिंग का डायग्राम ही अपने आप में इस बॉन्डिंग को स्पष्ट कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो इस डायग्राम के द्वारा अपन बैक पाई बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। के निर्माण के अंतर्गत, वीबीटी थ्योरी के अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि जब समन्वय संख्या 6 होती है, तो जब समन्वय संख्या 6 होती है तो संकरण का प्रकार sp3d2 भी हो सकता है या d2sp3 भी हो सकता है। कब d2sp3 होगा, कब sp3d2 होगा, इसे किस तरह से अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है आंतरिक कक्षक संकुल या चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल n-1dns। यदि संकुल निर्माण के समय धातु आयन या परमाणु के आंतरिक डी कक्षक n-1d कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। इन संकुलों के निर्माण में डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन पेयरिंग होती है, अतः इसे चक्रण युग्मित संकुल भी कहते हैं। और ऊर्जा की कमी होने के कारण से इसे निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। तो जब अंदर वाले डी कक्षक या n-1d का उपयोग हो तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल या चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहा जाता है। एग्जाम्पल, K for FeCN6, CrNH3 का होल 6, FeCO का होल 5। यहाँ देखिए साइनाइड, अमोनिया, कार्बोनिल। साइनाइड, अमोनिया, कार्बोनिल यदि प्रबल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देते हैं और जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है तो आंतरिक n-1d कक्षक खाली हो जाता है और जब ये कक्षक खाली हो जाता है तो संकरण का प्रकार d2sp3 होता है और d2sp3 को आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल। यदि संकुल निर्माण के समय धातु या परमाणु के बाहरी डी कक्षक n-d कक्षक भाग लेते हैं तो यह संकुल बाह्य कक्षक संकुल कहलाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण से इसे उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, K for F6, FeH2O का होल 6+2 आयन। यहाँ देखिए फ्लोराइड आयन या H2O ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयरिंग न कर सके और जब पेयरिंग नहीं होगी तो आंतरिक डी कक्षक खाली नहीं होगा
उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये उच्च चक्रण संकुल होगा या चक्रण मुक्त संकुल होगा, और एन डी कक्षकों का, बाहर वाले डी कक्षकों का उपयोग होने के कारण से इसे बाह्य कक्षक संकुल भी कहा जाता है।